Hello student, myself Pratibha Poswal, Government College बेगू, फिजिक्स प्रोफेसर। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं जो क्लास ले रही हूँ वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की है इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर से। इलेक्ट्रॉनिक पेपर के यूनिट फर्स्ट में बेसिक सर्किट एनालिसिस यानी कि मूलभूत परिपथ विश्लेषण। सर्किट क्या होता है, उसमें क्या क्या बातें होती हैं, हम आज सर्किट के बारे में पहले समझेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, विद्युत परिपथों का वर्गीकरण। किन किन से विद्युत परिपथों को वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट है दिष्ट धारा परिपथ, डीसी सर्किट। डीसी सर्किट, डायरेक्ट करंट सर्किट। डायरेक्ट करंट क्या होती है, वह करंट या वह धारा जो समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, यानी कि अगर टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा टाइम के साथ, तो वो चेंज नहीं होती है, वह धारा कहलाती है डायरेक्ट करंट, डिस्क करंट। डिस्क करंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 मानी जाती है क्योंकि वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। तो डिस्क धारा परिपथ क्या होता है, यदि परिपथ में डिस्क धारा प्रवाहित हो रही है तो ऐसे परिपथ को डीसी सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, एसी सर्किट। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, वह धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती है वह कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा, एसी अल्टरनेटिव करंट। तो एसी सर्किट क्या होते हैं, यदि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही हो तो ऐसे परिपथों को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कहते हैं। एक स्रोत युक्त या बहुस्रोत युक्त परिपथ, सिंगल और मल्टी सोर्स सर्किट। यदि परिपथ में एक विद्युत स्रोत हो तो ऐसे परिपथों को एक स्रोत युक्त परिपथ कहते हैं। विद्युत स्रोत से मतलब है जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं, जैसे सेल। तो यदि किसी परिपथ में एक सेल हो या एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाला स्रोत हो तो वह स्रोत कहलाता है सिंगल सोर्स सर्किट। और यदि स्रोतों की संख्या एक से अधिक हो तो ऐसे परिपथों को बहुस्रोत परिपथ कहते हैं, यानी कि यदि एक या एक से अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाले स्रोत उपस्थित होते हैं किसी परिपथ में तो उस परिपथ को मल्टी सोर्स सर्किट कहते हैं। एक पाशी या बहुपाशी परिपथ, सिंगल और मल्टी मैश सर्किट। बच्चों देखो, आप सिंगल मैश सर्किट का डायग्राम दिख रहा है, ये शाखाओं से बंद पथ है, यानी सिर्फ एक ही बॉक्स है जिसमें एक सेल है और एक प्रतिरोध है। इस तरह का सर्किट जो होता है वो सिंगल मैश सर्किट कहलाता है। नेक्स्ट है मल्टी मैश सर्किट, जिसमें देखो बच्चों, ये आपको जो सर्किट दिख रहा है ये मल्टी मैश सर्किट है। इसमें आपको 2 बॉक्स दिख रहे हैं, तो इस प्रकार का जो सर्किट होता है वो कहलाता है मल्टी मैश सर्किट। नेक्स्ट है रैखिक एवं अरैखिक परिपथ, यानी लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट क्या होते हैं, वे परिपथ जिनमें प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक के मान धारा व वोल्टता के मान से परिवर्तित नहीं होते। अर्थात जो परिपथ जिनमें मान लो प्रतिरोध है, संधारित्र भी है, प्रेरक भी है, इनमें से कुछ भी हो, या फिर तो अगर उनमें धारा और वोल्टता के मान अगर हम परिवर्तित करते हैं तो उससे प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उनका मान जो पहले था वही रहता है, यानी निश्चित रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। चाहे धारा का मान हम कितना ही कम कर लें या वोल्टता का मान कितना कम या ज़्यादा कुछ भी कर ले, उस पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे सर्किट कहलाते हैं लीनियर सर्किट। नेक्स्ट है नॉन लीनियर सर्किट, वे परिपथ जिनमें धारा व वोल्टता का मान परिवर्तित होने पर प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरक के मान में भी परिवर्तन होता है। यानी कि अगर हम किसी परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र या प्रेरक में से कुछ भी है, या फिर ये तीनों ही हैं या 2 हैं, कोई भी हो, अगर हम उनमें धारा और वोल्टता के मान में परिवर्तन करते हैं
तो उनके साथ साथ इन प्रतिरोध संधारित्र और प्रेरक के मान में भी परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिपथों को कहते हैं नॉन लीनियर सर्किट। अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे सर्किट से रिलेटेड, या टर्म्स हम कह सकते हैं उनको। तो विद्युत परिपथ विश्लेषण में प्रयुक्त पद, टर्म्स यूज्ड इन सर्किट एनालिसिस। फर्स्ट है नोड या संधि। नोड क्या होते हैं? विद्युत परिपथ में जब दो या दो से अधिक शाखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे नोड या जंक्शन कहते हैं। यानी कि वह पॉइंट जहां दो या दो से अधिक शाखाएं आपस में मिलती हैं तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? नोड या जंक्शन। जैसे आपको एक सर्किट दिख रहा है, ये इस सर्किट में बिंदु बी को देखिए। बिंदु बी पर ए बी, बी सी और बी ई, ये तीन शाखाएं आपस में मिल रही हैं। तो इस बिंदु बी को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। इसी प्रकार से बिंदु सी, ये भी एक नोड है। इसी प्रकार से बिंदु डी, इस पर भी दो शाखाएं मिल रही हैं, ये भी नोड है। तो वह पॉइंट जहां दो या दो से अधिक शाखाएं आपस में मिल रही हों उसे क्या बोलते हैं? नोड या जंक्शन। नेक्स्ट है शाखा या ब्रांच। किसी परिपथ में धारा का वह पथ जहाँ धारा का मान स्थिर रहता है उसे शाखा कहते हैं। यानी कि परिपथ में वो स्थान जहाँ पर धारा का मान क्या रहता है? स्थिर रहता है। जैसे आपको ये परिपथ दिख रहा है नीचे, इसमें ए से धारा अगर बी की ओर जाती है तो ए से बी तक जाने वाली धारा का मान क्या रहता है? स्थिर रहता है, निश्चित रहता है। लेकिन जैसे ही ये धारा बी से सी की ओर या बी से ई की ओर जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है, तो उसका मान क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यानी ए से बी में धारा का मान निश्चित होता है, फिर बी से ई के में धारा का मान निश्चित होता है, फिर बी से सी में। तो ये क्या कहलाते हैं? शाखा कहलाते हैं। यानी कि ए बी, बी सी, बी ई, ई एफ, ई डी, ये सभी क्या हैं? परिपथ की शाखाएं हैं। नेक्स्ट है पाश, मैश और लूप। विद्युत परिपथ में धारा का वह बंद पथ जो कुछ शाखाओं से बना होता है पाश कहलाता है। शाखा आप समझ ही गए हैं क्या है? तो शाखाओं से मिलकर बना हुआ बंद पथ पाश कहलाता है। जैसे नीचे सर्किट में देखो, ए बी शाखा, बी ई एफ और एफ ए, ये चार शाखाओं से मिलकर ये जो है ये कहलाता है पाश या लूप। यानी ए बी ई एफ ए, हाँ ए से स्टार्ट हुए और वापस से ए पर आ गए, ये लूप है। इसी प्रकार से बी सी डी ई बी, ये भी एक प्रकार का लूप है। ये भी चार शाखाओं से घिरकर बना हुआ है। ए बी सी डी ई एफ ए, इसे भी हम लूप ही कहते हैं क्योंकि ये भी शाखाओं से मिलकर बना हुआ बंद पथ है। नेक्स्ट है निष्क्रिय एवं क्रियाशील परिपथ, यानी इनएक्टिव एंड एक्टिव सर्किट। इनएक्टिव सर्किट ऐसे परिपथ जिनमें विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं होता वो निष्क्रिय परिपथ कहलाते हैं। यानी कि वे सर्किट जिनमें विद्युत वाहक बल का स्रोत यानी जिनसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं, जैसे सेल है, वो उसमें उपस्थित ही नहीं होता। तो जिनमें सेल यानी विद्युत वाहक बल के स्रोत उपस्थित नहीं होते, ऐसे जो सर्किट होते हैं वो हमारे इनएक्टिव या निष्क्रिय सर्किट कहलाते हैं। जैसे आपको देखो बच्चों एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसमें प्रतिरोध है लेकिन इसमें एक सेल यानी विद्युत वाहक बल का कोई भी स्रोत उपस्थित नहीं है, इसलिए इसे एक निष्क्रिय सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव सर्किट। ऐसे परिपथ जिनमें विद्युत वाहक बल का स्रोत उपस्थित होता है वे एक्टिव सर्किट कहलाते हैं। देखो बच्चों नीचे जो डायग्राम है इसमें विद्युत वाहक बल का स्रोत एक सेल उपस्थित है, दो प्रतिरोध हैं, तो ये जो सर्किट है ये एक्टिव सर्किट है क्योंकि इसमें विद्युत वाहक बल का स्रोत उपस्थित है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी सर्किट की। अब सर्किट के लिए जो नियम है हम वो पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले जो नियम है वो है किरचॉफ के नियम। आपने शायद पहले भी 12th क्लास में किरचॉफ के नियम पढ़े हैं होंगे। अब हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्किट के लिए कुछ दो नियम दिए थे जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। ये नियम
ओम के नियम एवं आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जटिल परिपथों को समझने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। जो ओम के नियम, ओम का नियम आप जानते ही हैं, V = IR, तथा आवेश संरक्षण का नियम के सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी आप जानते हैं। आवेश तो इन ओम के नियम और आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर ही ये किरचॉफ के नियम क्या है, आधारित हैं। इनकी सहायता से विद्युत परिपथ में धारा या वोल्टता का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 नियम हैं, एक नियम की सहायता से हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं विद्युत परिपथ में, तथा दूसरे नियम की सहायता से हम विद्युत परिपथ में वोल्टता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम देखो बच्चों क्या कहता है, एक विद्युत परिपथ या पाश में कई शाखाओं वाली संधि पर उसकी ओर प्रवाहित हो रही धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। आप संधि भी समझते हैं, शाखा भी समझते हैं अब, और पाश भी समझते हैं। तो किसी भी विद्युत परिपथ या पाश में, यानी कि किसी लूप में शाखाओं वाली संधि पर, यानी कि संधि है उसमें शाखाओं से जो धारा आ रही है, उन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग क्या होता है, वो 0 होता है, अर्थात समेशन ऑफ I = 0। यह नियम संधि के लिए सत्य है, इसलिए इसे संधि नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये संधि पर आने वाली धाराओं के लिए, इसलिए इसको संधि नियम भी कहते हैं। यह नियम धारा पर आधारित है, इसलिए इसे किरचॉफ का धारा का नियम भी कहते हैं। यानी कि किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा के नियम से नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, आपको एक संधि दिख रही है इसमें P, जिसमें 4 धाराएं आ रही हैं, I1, I2, I3, I4, जिनमें से I1 तो संधि की ओर आने वाली धारा है, I2 संधि से जाने वाली धारा है, I3 भी संधि की ओर आने वाली धारा है, और I4 संधि से जाने वाली धारा है। तो इन चारों धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ये किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है। तो देखो यहाँ P एक संधि है जो किसी विद्युत परिपथ में जहाँ 4 धाराएं मिलती हैं। संधि की ओर प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि जो संधि की ओर आ रही है, उन धाराओं को तो धनात्मक लिया जाता है, जैसे I1 और I3, ये दोनों कहाँ आ रही है, संधि की ओर आ रही हैं, इसलिए ये धाराएं क्या होती है, धनात्मक। तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। तो संधि से दूर कौन कौन सी जा रही है, I2 और I4, तो I2 और I4 को ऋणात्मक लिया जाता है। तो अगर हम इन सब का बीजगणितीय योग करें तो वो क्या होना चाहिए, 0। तो देखो I1 पॉजिटिव है, I2 नेगेटिव, I3 पॉजिटिव है, I4 नेगेटिव। तो इन चारों का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। अगर हम धनात्मक वाली को एक तरफ ले लें, ऋणात्मक वाली को दूसरी तरफ ले जाएं, तो आएगा हमारे पास I1 + I3 = I2 + I4। और हम जानते हैं, अभी हमने देखा, I1 और I3 संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, जबकि I2 और I4 संधि से दूर जाने वाली धाराएं। तो अतः हम कह सकते हैं कि संधि की ओर प्रवाहित धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग के। ये था हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम, या हम बोल सकते हैं धारा का नियम, जिससे हम धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट नियम है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। किसी बंद पथ या लूप में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल को, अर्थात विभवपात, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या कहलाता है, विभवपात। विभवपात का बीजगणितीय योग उस लूप में कार्यकारी विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, अर्थात समेशन ऑफ IR = समेशन ऑफ E। यानी किसी भी परिपथ में जितने भी धारा और प्रतिरोध हैं, उनका गुणनफल और फिर उनका योग किसके बराबर होता है, विभव, उस लूप में कार्यकारी विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यह नियम लूप के लिए है, इसलिए इसे लूप नियम भी कहते हैं। लूप के लिए यह लागू होता है, इसलिए इसे लूप नियम कहते हैं। यह नियम वोल्टता पर आधारित है, इसलिए इसे किरचॉफ का वोल्टता का नियम भी कहते हैं। और इस नियम की सहायता से हम परिपथ में वोल्टता ज्ञात कर सकते हैं। यह नियम ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। देखो एग्जाम्पल है, ये एक सर्किट, देखो ये आपको सर्किट दिख रहा है, जिसमें माने एक विद्युत परिपथ है जिसमें 2 बैटरियां हैं, जिनमें विद्युत वाहक बल E1 और E2 है। यानी कि 2 बैटरियां हैं, विद्युत वाहक बल E1 और E2 की, और जिसमें 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R।
देखो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है जिसमें R1 और R2 तीन प्रतिरोध हैं और E1 और E2 दो सेल हैं, विद्युत वाहक बल हैं। तो देखो यदि R1 एवं R2 से प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 हो, यानी R1 में से I1 धारा प्रवाहित हो रही हो और R2 से I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो देखो ये दोनों धाराएं B बिंदु पर मिलकर जुड़ जाएंगी और कौन सी धारा बना लेंगी, I, यानी किरचॉफ के प्रथम नियम से B बिंदु एक नोड हो गया, जंक्शन हो गया, क्या आएगा, I = I1 + I2। अब देखो लूप ABEFA लूप आपको दिखाई दे रहा है। इस लूप में किरचॉफ के हम द्वितीय नियम से देखेंगे। द्वितीय नियम क्या कहता है, धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो देखो हम पहले I1 धारा देखो जा रही है R1 से होती हुई, तो यानी I1 R1 प्लस IR, यानी कि इस लूप में I1 R1 प्लस IR = है E1। इसी प्रकार लूप ABCDEFA में वही किरचॉफ का प्रथम नियम, I1 R1, यहीं से चलो A से स्टार्ट होते हुए I1 R1, फिर हम जब A2 में जाएंगे तो देखो वो I2 धारा की जो दिशा है वो विपरीत है, इसलिए हम इसको माइनस में लेंगे, या हम बोल सकते हैं I1 R1 की धारा की दिशा और I2 R2 धारा की दिशा विपरीत है, तो इसलिए I1 R1 माइनस I2 R2 = होगा E1 माइनस E2। तो समीकरण 2 और 3 को लूप समीकरण कहते हैं, जिनकी सहायता से परिपथ के विभिन्न भागों में धारा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को ओम के नियम का व्यापक रूप भी कहते हैं। तो ये थे हमारे किरचॉफ के 2 नियम। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने परिपथ के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़े, टर्म्स पढ़े और किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम पढ़े। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।